हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 जो कि प्रत्यावर्ती धारा है, इसके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। इसमें एक एलसीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने देख लिया, और आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक भी भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी मेरे प्यारे रसगुल्लों याद रखना 5 नंबर में पूछा जाता है, और 100% श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं भैया, ये हर वर्ष पूछा जाने वाला टॉपिक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन करेगा किसी में कि ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन कीजिए। किसी में भैया पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, इसकी रचना और क्रियाविधि को समझाइए। या फिर किसी में पूछ लेगा कि ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में लिखिए, या फिर ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। तो क्वेश्चन यहां से बहुत तरीके से बनते हैं भैया, लेकिन सबका मतलब एक ही है। तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से इस प्यारे से टॉपिक का निपटारा हम कर देते हैं। ठीक है भैया, सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर देखिए नाम में ही भैया ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन आपने इंग्लिश में पढ़ा है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि भाई रूप परिवर्तित करना, ठीक है ना, रूप परिवर्तित कर देना। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है, या हम यूं कह ले एक ऐसा तंत्र है, या एक ऐसा यंत्र है, या एक ऐसी युक्ति है, कुछ भी बोलो कोई दिक्कत ना। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन होता है जो क्या करता है भैया, प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित कर देता है। यानी प्रत्यावर्ती जो वोल्टता होती है भैया, उसको क्या है, बदलने का काम करता है। अब हाई वोल्टेज को प्यारे बच्चों लो वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है, और लो वोल्टेज को प्यारे बच्चों हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर का जो प्रमुख कार्य है भैया वो यही है कि ये क्या करता है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को भैया बदलने का काम करता है। तो ये रहा ट्रांसफार्मर के बारे में। लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन है भैया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है। अभी हमने बताया आपको कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में भी कर सकते हैं, और लो को हाई में भी। ठीक है, आपने देखा भैया हर घर में लगभग क्या है, स्टेबलाइजर होते हैं। स्टेबलाइजर में भैया क्या होता है, प्रमुख काम ट्रांसफार्मर का होता है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर क्या है बताने की जरूरत नहीं, हर गांव नगर कस्बे घर में भैया अगर आप कहीं भी देखें तो कहीं ना कहीं तरीके से भैया आपको ट्रांसफार्मर दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन ये जो लगे होते हैं खंबे के पास, ये बड़े वाले हैं, लेकिन छोटे यंत्रों में भी लगा होता है। अब इनका काम ही यही होता है, वोल्टता को बदलना। क्या करना, वोल्टता को बदलना। तो भैया जो स्टेबलाइजर में भी होता है, अगर लाइट क्या है, आपको लगता है घर में कम लाइट जा रही है, उपकरण सही से नहीं चल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको भाई जो ये रेगुलेटर होता है, ठीक है, उसको वोल्टता को आप बढ़ा देते हैं, ठीक, गैल्वेनोमीटर। तो इसी तरह से भैया क्या है, अगर ज्यादा लाइट है तो आप क्या कर रहे हैं, कम कर देते हैं। तो ये लो और हाई में कन्वर्ट करना काम इसी का है बबुआ। ये तो आपके भैया अंदर की मेन स्ट्रक्चर है जो आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा है। तो समझ में तो आ गया ना कि ट्रांसफार्मर क्या है। अब हम समझेंगे भैया ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, कैसे काम करता है? तो ट्रांसफार्मर ध्यान देना अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, और यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही काम करता है, मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट के साथ ही चलता है भैया, दिष्ट धारा के साथ नहीं, यानी डीसी के साथ इसे नहीं लगाया जा सकता। मतलब केवल ये एसी के साथ काम करता है, डीसी के साथ नहीं। ठीक है, तो भाई सिद्धांत में बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है कि किस सिद्धांत पर काम करता है, तो प्यारे बच्चों अन्योन्य प्रेरण। अब थोड़ा अन्योन्य प्रेरण के बारे में जान लेते हैं कि अन्योन्य प्रेरण क्या है। नाम ही है अन्योन्य। अब अन्योन्य प्रेरण आपने भैया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में पढ़ा है कि पास पास रखी दो कुंडलियों में अगर हम एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तित करते हैं, तो पास रखी दूसरी कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा बोलते हैं। ठीक है भैया, ये चीज हमने क्या किसमें पढ़ा है, अन्योन्य प्रेरण। तो प्यारे बच्चों इसमें यही होता है, ये आपको एक कुंडली दिखाई पड़ रही, और इसमें अगर आप देखें ये भैया क्या है, इसमें तांबे के तार से ये लपेटी हुई कई फेरों में क्या है भैया,
ये लपेटा गया है। तो अगर देखें तो भैया एक यहां पर कुंडली है, इसको बोलेंगे बच्चों प्राइमरी कुंडली। क्या बोलेंगे भैया? प्राइमरी। और एक इधर से अगर आप देखिए प्यारे बच्चों, इधर से भी इस तरह से भैया लपेटा गया है ना, इधर से भी इस तरह से लपेटा गया है, और इसको अपन क्या बोलेंगे भैया? तो ये क्या है? सेकेंडरी। ठीक है, द्वितीयक कुंडली। ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीयक कुंडली। और यहां पे भैया ये चुंबकीय फ्लक्स फाई से इसको दर्शाया गया है। अब इसमें भैया हमने क्या बताया कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? जैसे ये दो कुंडलियां हैं और ये दोनों कुंडलियां ये तांबे के तार से भैया लपेटी गई हैं, और नर्म लोहे की कोड पर एक के ऊपर एक रख करके, पत्ती को रख करके, वो भी पटलित होती है, रख कर भैया बनाया जाता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में। ठीक, और इसमें जब क्या होगा, जब भैया हम इसको मान लेते हैं इसे किसी एसी सोर्स से जोड़ दिया जाए। ठीक है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी जो ये भैया प्राथमिक कुंडली है, इसको एक एसी सोर्स से यानी एक प्रत्यावर्ती भैया वोल्टता स्रोत से जोड़ दे, तो होता क्या है? तो भैया जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगा, तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स बोले तो फाई के मान में परिवर्तन होगा। ठीक, जब फाई के मान में परिवर्तन होगा तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी प्यारे बच्चों इस तरह से, और यही क्या करती है भैया? इन्हीं चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के कारण ही इस दूसरी वाली कुंडली में यानी इस वाली कुंडली में भी क्या होगा भैया? धारा का प्रवाह होने लगता है, यानी धारा उत्पन्न हो जाती है। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो इसमें धारा का प्रवाह भी रुक जाएगा। ठीक है ना, ये तो हमने थोड़ा समझ लिया भैया अन्योन्य प्रेरण की घटना को। तो यूं समझिए कि भैया जो क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर होता है, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, और इसे केवल एसी सोर्स के साथ ही जोड़ा जा सकता है। ठीक है, और डीसी के साथ नहीं, यानी प्रत्यावर्ती धारा में ही लगाया जाता है ट्रांसफार्मर को। ठीक है भैया, चलिए तो पहले इतना बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं। चलिए अब हम देखते हैं भैया ट्रांसफार्मर के प्रकार। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है हमने देख लिया, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है देख लिया। अब हम जानेंगे प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो भैया कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमने बताया ना, इसको अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए। तो भैया ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का मुख्यतः होता है। किस रूप में भैया? सबसे पहला होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। अगर आप शब्दों की गहराई को पकड़िए तो उच्चाई, उच्चाई का मतलब जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। तो भैया उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? उच्चाई ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टता को अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल देता है। ठीक है भैया, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? कम या निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को भैया हाई यानी क्या होता है? उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलने का काम करता है। और इसमें द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है ना, वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। और ये चीज अपने दिमाग में आप रख लीजिए। इसमें भैया ध्यान देना, हमने क्या बताया? देखिए नाम ही है उच्चाई। उच्चाई में क्या होगा? जैसे ये ट्रांसफार्मर की क्रोड है, पत्ती है, तो भैया उच्चाई में क्या होगा? इसमें जितने फेरे होंगे उससे ज्यादा फेरे इसमें, नाम ही है उच्चाई। तभी तो जाकर के भैया ये क्या करेगा? लो को हाई में कन्वर्ट करेगा। तो याद रखना इसमें क्या कह रहा है, रटने की जरूरत नहीं। इसमें क्या होता है? ये जो द्वितीयक कुंडली होती है, तो इस द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है, यही तो बोल रहा है, इसमें द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या, द्वितीयक का मतलब भैया ध्यान देना, अब देखिए फेरों की संख्या मतलब n, अब द्वितीय कुंडली का मतलब एस, एस का मतलब सेकेंडरी। इसमें कह रहा है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। भाई जिसकी तरफ मुंह खुल जाए वो अधिक है। किससे अधिक होती है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या मतलब एनपी। ठीक है, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है भैया? अधिक होती है। तो ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद भैया अपन देखेंगे कि अपचाई ट्रांसफार्मर। अब इसी का भैया सब कुछ उल्टा कर दो बबुआ, अपचाई हो गया। अपचाई का मतलब जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, वो अपचाई ट्रांसफार्मर।
ठीक है। और अब की बार क्या होगा, अब की बार भैया ये जो कुंडली है, अब की बार प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक से भैया अधिक होगी। यानी अब की बार अपचाई भैया लो को हाई में लाना है, ठीक है, मतलब सॉरी हाई को लो में लाना है, तो इसलिए भैया अब की बार प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी। तो यहां पे ध्यान देना, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है भैया, अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को भैया निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, ठीक, उच्चाई में ऊपर ले जाएगा और अपचाई में ऊपर से नीचे ले आएगा, याद रखना। और इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है भैया वो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। मतलब भैया जो कुछ हमने ऊपर देखा उसी का उल्टा, अब की बार जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है ये अधिक हो जाएगा, किसकी अपेक्षा, द्वितीयक कुंडली में, तो NS की अपेक्षा। तो भैया ये हो जाएगा क्या चीज बबुआ, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये जरूर याद रखना ये पॉइंट कि उच्चाई में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से ज्यादा होती है और अपचाई में भैया प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक से ज्यादा होती है। इतनी सी बात समझ में आ गई बबुआ। चलिए भैया इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे भैया ट्रांसफार्मर की बनावट, ठीक है, बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है, घबराना नहीं इसके बारे में, ना तो बहुत ज्यादा उलझना है। अब ट्रांसफार्मर की बनावट कैसे होती है, मतलब ट्रांसफार्मर बना कैसे होता है, ध्यान से समझना, रटने की जरूरत नहीं। तो ट्रांसफार्मर में भैया नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख कर आयताकार एक पटलित क्रोड बनाते हैं, ठीक है, मतलब समझिए इसमें जैसे ये भैया एक आयताकार क्या है, क्रोड, तो यहां पे भैया इसका शेप इस तरीके से होता है। अब इसमें एक के ऊपर एक रख देंगे, ठीक है, इसको जब ऐसे रख देंगे भैया ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ऐसे, ये भैया ऐसे रख करके थोड़ा दर्शाने के लिए समझिए, ठीक है। यहां पे क्या करते हैं भैया, इसमें होता क्या है कि पटलित रखा जाता है ऐसे, ठीक है, इस तरह से, यानी इसमें एक के ऊपर एक ऐसे पटलित पत्तियों को रख करके पटलित रख दिया जाता है। अब पटलित क्यों रखते हैं इसका भी एक लॉजिक होता है, क्योंकि इसमें ऊष्मा की हानि अधिक, भैया ऊष्मा की अधिक हानि नहीं होती है, मतलब ऊष्मा अगर इसको फैला के रखते एक तो जगह बहुत ज्यादा जाता और दूसरा नंबर क्या होता है भैया उसमें ऊष्मा की हानि अधिक होती। इसी तरह नाइक्रोम के तार को जो हीटर में होता है उसमें भी गोल लगा दिया जाता है, क्यों, क्योंकि लंबा तार खींचेंगे ऊष्मा अधिक हानि होगी और भैया कोई भी चीज गर्म जल्दी से नहीं होगा। तो सेम लॉजिक यहां भी अप्लाई होता है, ठीक है भैया। तो इसमें क्या करते हैं, हमने बताया ना जो नर्म लोहे की क्रोड होती है, ठीक है, नर्म लोहे की क्रोड, कभी कभार पूछा जाता है ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होती है बहुविकल्पी में, नर्म लोहे की। तो भैया नर्म लोहे की क्रोड से यानी नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर पटलित क्या करते हैं, एक आयताकार कुंडली बनाते हैं तथा तांबे के तार को कई फेरों में लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। मतलब भैया एक तो प्यारे बच्चों इधर ध्यान देना, एक तो भैया क्या करते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जैसे इधर लपेट कर एक कुंडली बना दी जाती है, इसी तरह से भैया क्या होता है इधर भी ऐसे लपेट करके एक कुंडली, तो भैया दो कुंडलियां अलग अलग बना दी जाती है, ठीक है। ये क्या है, ये प्राइमरी है भैया और ये क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। फिर आगे क्या है कि भाई जिन्हें हम देखिए नाम दे दिया प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली कहते हैं, तो प्राथमिक और द्वितीयक ये बना दिया। आगे है कि प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है। मतलब भैया ये जो प्राथमिक कुंडली होती है, ठीक है, प्राथमिक कुंडली को एक एसी सोर्स के साथ, इसे एक एसी सोर्स के साथ भैया जोड़ दिया जाता है, ठीक, जिसके द्वारा इसमें धारा का प्रवाह किया जाता है। तो ये रही भैया बनावट, क्या चीज हो गई बच्चों, ट्रांसफार्मर की प्यारे बच्चों बनावट हो गई भैया,
ठीक, रटना नहीं। हमने बताया नर्म लोहे की क्रोड को पटलित रख करके एक आयताकार कुंडली बना लिया जाता है भैया, फिर मतलब क्या आयताकार रख देते हैं, फिर इसमें तांबे के तार को कई फेरों में लपेटकर दो कुंडलियां बना लेते हैं, जिन्हें प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने बताया कि जो प्राथमिक कुंडली है इनका भैया जो क्या होता है, संबंध होता है एक एसी सोर्स यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से कर दिया जाता है, जिसके द्वारा इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो ये तो रही भैया बनावट। अब आते हैं बबुआ कार्यविधि में, ठीक है, कि ये काम कैसे करता है। तो भैया कुल मिलाकर हमने पहले ही बताया कि पूरा वैद्युत चुंबकीय जो प्रेरण घटना है उसमें अन्योन प्रेरण आपने पढ़ा है, उसी पे काम करता है। तो इसमें देखिए जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती सोर्स से जोड़ दिया जाता है, तो भैया प्राथमिक कुंडली है, इसको जब एसी सोर्स से जोड़ देते हैं तथा इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ध्यान देना, इसमें भैया क्या होगा, जो फाई होगा, फाई के मान में परिवर्तन होगा। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में बबुआ क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, द्वितीयक कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्योंकि भैया यहां से क्या है, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं ऐसे निकलेंगी, ठीक है, ये पहले आपको समझाया है। तो चुंबकीय जो फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी वो क्या होंगी भैया, इस कुंडली में यानी दूसरी वाली कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेंगी, और इसी के कारण उसमें एक भैया प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी लॉजिक पर ट्रांसफार्मर पूरा काम करता है। ठीक है भैया, समझ में आ गया कार्यविधि में क्या लिखना है, रटने की जरूरत नहीं। हमने बताया कि जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टा सोर्स से जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जब धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या है, द्वितीयक कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये हो जाता है भैया इसकी कार्यविधि। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। अब चलिए देखते हैं भैया इस पर जो ट्रांसफार्मर पर आधारित फार्मूला होता है, जो परिणमन अनुपात वगैरह, जिसपे बच्चों न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। चलिए फार्मूले को भैया हम प्राप्त करते हैं। अब एक चीज ध्यान देना भैया, आपने किरचॉफ सॉरी कह रहे हैं फैराडे का नियम पढ़ा है, तो लिखेंगे भैया, लिखेंगे फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से। अब भैया फैराडे का जो नियम होता है वो क्या कहता है, ध्यान से समझिए। फैराडे का नियम यही तो बोलता है भैया, पहला नियम कि जो मतलब जो दूसरा नियम याद है ना, जो क्या होगा, विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अगर इसी में कुंडली में फेरों की संख्या बोल दी जाए तो आगे n लग जाता है। तो भैया यही तो फार्मूला होता है। अब प्यारे बच्चों यहां समझिएगा कि भैया यहां पे क्या होती है, दो कुंडलियां, ठीक है, एक तो इधर है एक तो इधर है, तो भैया दो कुंडलियां हैं। इसको भैया इसमें अगर फेरों की संख्या दर्शाएंगे np, इसमें फेरों की संख्या को ns, और इसमें भैया जो वोल्टता होगा यानी विद्युत वाहक बल होगा वो ep होगा, इसमें विद्युत वाहक बल होगा वो es होगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है। या इसी को आप vp भी लिख सकते हैं या इसी को vs भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से सबसे पहले हम भैया प्राथमिक कुंडली में भाई क्या निकालेंगे, विद्युत वाहक बल, इसी तरह से द्वितीयक कुंडली में भी निकालेंगे। तो यहां पर अपन अब क्या लिखेंगे भैया, तो भैया लिखा है कि फैराडे के नियम से, तो लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल। अब प्राथमिक कुंडली में भैया विद्युत वाहक बल हमने क्या बताया, ईपी बराबर माइनस का n लगा देंगे। अब n में भी np लिख देंगे, है ना, हमने बताया है np, और ये हो जाएगा डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे बबुआ। इसी तरह से भैया ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से हम द्वितीयक कुंडली में निकालेंगे भैया, तो हम लिखेंगे कि द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल। तो भैया द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा ES बराबर, ये माइनस का अब NS हो जाएगा,
क्योंकि भैया द्वितीयक की बात हो रही, और उसके बाद यहां तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी ही हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 अपन दे देंगे। अब लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 भागे 2, तो समीकरण 1 को 2 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। इधर वाला इधर से कर दीजिए, यानी ES अपान सॉरी EP अपान ES है, तो EP अपान ES इधर का इधर से रहेगा, ठीक है। और उसके बाद इधर वाला माइनस का ये NP और डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हुआ बबुआ, ठीक है ना। और उसके बाद भैया ये माइनस का NS और यहां से डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये इतना हुआ, ठीक है। कुछ कटने वाली चीजें अगर हैं तो काट दीजिए, बिल्कुल है भैया, ये पूरा का पूरा इससे कटा, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बचा ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या बच गया बबुआ, यहां पे EP अपान ES बराबर यहां पे NP अपान NS बच गया भैया, NP अपान NS। या फिर भैया इसी को हम लिख सकते हैं, क्या हमने बताया ना, EP को आप VP भी लिख सकते हैं। इसका मतलब प्राथमिक कुंडली में वोल्टता, और VS यानी द्वितीयक कुंडली में वोल्टता, या NP प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, NS क्या है भैया, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। तो यही प्यारे बच्चों आपका मेन फार्मूला हो जाता है, ठीक है भैया, यही क्या हो जाता है, मेन फार्मूला हो जाता है, और इस पे न्यूमेरिकल आता है, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए या फिर ऐसे। EP का मतलब वही समझिए, प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल कहो या वोल्टता कहो, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद भैया यहां पे भाई शक्ति के लिए भी फार्मूला होता है। शक्ति के लिए फार्मूला क्या होता है, चूंकि अब देखिए प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टता होती है भाई, वो निवेशी शक्ति निर्गत शक्ति के बराबर, मतलब ट्रांसफार्मर में ध्यान समझिए, इधर से भैया कोई शक्ति, जैसे यहां पे भाई प्राथमिक कुंडली में हमने बताया इसमें धारा का प्रवाह करेंगे, तो दूसरी कुंडली में भी धारा का प्रवाह होता है, तो इसमें प्राथमिक कुंडली में जो शक्ति होगी जो PP होगी, P का मतलब प्राइमरी में, और एक P का मतलब पावर, और द्वितीय कुंडली में शक्ति के क्या होता है भैया, बराबर होता है, यानी इसमें निवेशी शक्ति निर्गत शक्ति के बराबर, यानी जितना पावर इसमें अंदर की तरफ जाएगा उतना ही पावर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। तो यहां पर लिखेंगे भैया कि निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति। अब भैया निवेशी शक्ति, इसको थोड़ा 1 मिनट इधर से थोड़ा लिख दे तो ज्यादा बढ़िया होगा। क्या बताया कि निवेशी शक्ति जो है बराबर होता है भैया निर्गत शक्ति के, निर्गत शक्ति के। तो यूं कह सकते हैं भाई निवेशी शक्ति क्या है, P है, निर्गत शक्ति क्या है, PS। अब चूंकि आपने पढ़ा है P बराबर क्या होता है, V इंटू I। अब भैया जब प्राथमिक के लिए करेंगे तो भैया यहां VP इंटू IP कर देंगे PP के लिए, इसी तरह PS के लिए करेंगे तो VS इंटू IS। अब समझ पा रहे हैं ना बबुआ, तो इसके स्थान पे अपन VP इंटू IP लिख देंगे, बराबर इसके स्थान पे VS इंटू का IS। अब इसके बीच जब हम अनुपात निकालेंगे, क्योंकि भैया पूछा जाता है इसमें धारा और वोल्टता के बीच में भी अनुपात पूछा, मतलब अनुपात पूछा जाता है, तो भैया हम कह सकते हैं VP। अब VP को जो VS जब इसके नीचे लाएंगे भैया, ये VS तो बराबर क्या हो जाएगा, इधर IS है, ये नीचे चला जाएगा तो IS, और ये नीचे क्या चला जाएगा, IP के। तो ये तो रहा भैया वोल्टता और धारा के बीच के अनुपातों में संबंध, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ लेना, ठीक है। तो इस पे बच्चों न्यूमेरिकल आपके बनते हैं अच्छे खासे। अगर ये पूरा सचित्र वर्णन ना आया तो डेफिनेटली है 100% श्योर है न्यूमेरिकल इस पे आएगा, ये जो फार्मूला है। अब यहां सब जो सैंबल है भैया एक बार सबका मतलब जान लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। कि इसमें देखिए VP क्या है, VS क्या है, ठीक है, IP क्या है, IS क्या है, ठीक, और उसके बाद भैया NP क्या है, NS क्या है, सब कुछ जानना जरूरी है। हालांकि मालूम तो है आप सबको, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। VP का मतलब प्राथमिक
कुंडली में बोल्टता, इसका मतलब प्राथमिक कुंडली में भैया बोल्टता। उसके बाद VS क्या है, तो इसका मतलब भैया द्वितीयक कुंडली में बोल्टता। ठीक है भैया। IP क्या है, तो ये है प्राथमिक कुंडली में धारा। ठीक है। IS क्या है, तो भैया द्वितीयक कुंडली में धारा, द्वितीयक कुंडली में धारा। ठीक है। अब उसके बाद NP क्या है भैया, तो ये है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, कितने फेरे हैं। उसके बाद ये क्या होगा भैया, NS क्या होगा, तो ये हो जाएगा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। और उसके बाद भैया अगर EP समझ में आए, EP का मतलब प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल यानी वही वोल्टता, और ES क्या है, विद्युत द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल या वोल्टता। यानी अभी बताया ना कि चाहे EP लिखो चाहे VP लिखो, चाहे ES लिखो चाहे VS, बात एक ही है। कहीं कहीं बड़े में E लिखा होता है तो घबराना नहीं, वही चीज है। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका फार्मूला। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम एक और होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालने को पूछा जाता है, वो भी देख लेते हैं। हो गया ना भैया, चलिए बबुआ आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं भैया ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता। अब ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे निकाली जाती है, तो भैया इसके लिए जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, दक्षता बराबर निर्गत शक्ति अपान निवेशी शक्ति और गुणे में भैया 100। इस फार्मूले की मदद से ट्रांसफार्मर की दक्षता अपन निकाल सकते हैं। दक्षता को ईटा से दर्शाते हैं, ईटा बराबर या एटा पढ़ते हैं इसी को। निर्गत शक्ति को भैया PS से बताया था हमने, निवेशी शक्ति को प्यारे बच्चों PP से बताया था, और गुणे में ये क्या है 100। ठीक है, तो भैया इस फार्मूले की मदद से हम ट्रांसफार्मर की दक्षता निकाल लेते हैं। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो लगभग 90%। ठीक है, ये चीज। और इसमें एक चीज और भी पूछा जाता है कभी कभी कि ट्रांसफार्मर में हानियां कौन सी होती है, तो प्रमुख रूप से जो इसमें हानि होती है बच्चों, वो होती है भंवर धारा की। किसकी भैया, भंवर धारा। भंवर धारा क्या है, तो ऐसी धारा जो परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो, और ये भंवर के रूप में होती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है भंवर धारा। ठीक है, क्योंकि भंवर धारा उत्पन्न होने से हानि क्या है, तो एक तो भैया ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा हीट होने लगता है, यानी उसमें अधिक से अधिक ऊष्मा की हानि होती है और ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, जो कि भैया ट्रांसफार्मर की क्या करता है, लाइफ लाइन को धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। यानी ट्रांसफार्मर कि जो भैया लंबे समय तक चलता है वही ट्रांसफार्मर जल्दी खराब होने लगता है। किसके कारण, भंवर धारा। और भंवर धारा पूरा डिटेल्स में सिलेबस में नहीं है, काट दिया गया है, लेकिन केवल इतना जानिए कि ट्रांसफार्मर जो प्रमुख रूप से हानि होती है भैया, वो क्या है, भंवर धारा की हानि होती है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए तो जल्दी इसको भी भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया प्यारे बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद नहीं हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।